Hey guys, welcome back to our channel, that is BACM Abbas Khatri, and the topic which we are discussing today is of class 9 political science. Chapter is working of institution. तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस सब पे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद में कई सालों तक यही एक जो है वो एक मेजर कंसर्न रहा गवर्नमेंट का कि किस तरीके से जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, SC ST OBC, उन सबको किस तरीके से इक्वालिटी में शामिल किया जाए और किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि वो भी इक्वल पार्टिसिपेशन करें इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इस सबको इंश्योर करने के लिए कि सभी को बराबर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिले, गवर्नमेंट ने एक मेजर स्टेप लिया 1979 के अंदर, जब उन्होंने एक कमीशन जो है वो अरेंज किया। ठीक है, जो इस कमीशन को इसीलिए अपॉइंट किया गया था ताकि ये समझा जा सके कि किस तरीके से जो बैकवर्ड रीजन के, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं या फिर जो बैकवर्ड कास्ट की सोसाइटी के सेक्शन है, उनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से इंश्योर किया जाए इकोनॉमी में। उसके लिए जो कमीशन बनाई गई उसके हेड चुने गए BP मंडल। ठीक है, इसीलिए इस जो कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा जाता है या फिर इसको बैकवर्ड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बैकवर्ड रीजन के लोगों को एनहेंस करने के लिए, उनकी पोजीशन बेटर करने के लिए इकोनॉमी में बनाई गई थी। इसके अलावा इस कमीशन ने जब 1979 मैंने बोला इस कमीशन को बनाया गया था, तो 1980 के अंदर इसने अपना डिसीजन सुनाया और अपना डिसीजन के अंदर इन्होंने बेसिकली डिसीजन नहीं सुनाते, ये सजेशन देते हैं। तो कमीशन ने अपना पूरा स्टडी करा 1 साल तक और उसके बाद में ये कंक्लूजन दिया कि 27% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा टुवर्ड्स ऑल दीज बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, चाहे वो किसी तरीके के कि कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन हो, सभी के अंदर जो है वो 27% जो है वो रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाएगा। किसको? इन सभी बैकवर्ड कास्ट को। ठीक है, ये डिसीजन, ये सजेशन जो है वो उन्होंने रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी 1980 के अंदर। तो लगभग 10 साल तक इसके ऊपर बहस चलती रही पार्लियामेंट में, ईयर आफ्टर ईयर जब भी पार्लियामेंट के सेशन होते थे इसके अंदर बातचीत चलती थी कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सब के ऊपर डिस्कशन चलता रहता था। तो आखिरकार जाकर के जब 1989 के अंदर जाकर के जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे विच इज वीपी सिंह, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वो इस चीज को नहीं कर पा रही थी। तो जब 79 के अंदर वीपी सिंह की जो जनता पार्टी जीती तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसको 6 अगस्त 1990 के दिन इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे पूरी कंट्री के अंदर एक हीटेड डिबेट शुरू हो गई जनरल के बीच में और जो SC ST OBC थी उनके बीच में। तो जनरल्स बोल रहे थे कि ये बेसिकली हमारी इक्वालिटी खत्म की जा रही है। ठीक है, हमारे को इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जा रही है, तो ये हमारी इक्वालिटी के खिलाफ है। और जो SC ST OBC ऑब्वियसली वो इसके खिलाफ क्यों होंगे, वो तो इसके फेवर में थे, इसके साथ खुश थे। तो इस तरीके से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट पूरी कंट्री में चल रहा था। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ये जब मैटर पहुंचा तो ये एक बहुत फेमस केस है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब भी कोई फेमस केस होता है ना, तो केसेस के नाम दिए जाते हैं। तो इस केस का भी नाम था, इस केस का नाम था इंदिरा साहने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 पर इस पर फैसला सुनाया। फैसला जो है वो ये सुनाया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही थी, उसको वैलिड प्रूव किया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो वैलिड है और उसको वैलिड प्रूव होने के बाद में लेकिन उन्होंने बोला कि इसको कुछ चेंजेस के साथ में, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, बीच का रास्ता चुना कि इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया जाए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। तो इंडिया के अंदर वी हैव 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव वो है जो कानून बनाता है। ठीक है, अभी आसान भाषा में आराम की बता रहा हूं आपको, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बट पहले समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव का आसान भाषा मतलब है जो कानून बनाए,
एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करे, और जुडिशरी वो है जो ये चेक करे, जो ये इंश्योर करे कि जो कानून बनाया गया है वो कानून लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, कोई उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि उस कानून को ना माने, तो उसको सही दंड देना, उसको सही सजा देना, ये जुडिशरी का काम है। अब बात करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव की डिटेल में। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही ये जो कानून होते हैं वो पास किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मतलब कि लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो जो लोकसभा होता है वो बेसिकली उसको पब्लिक इलेक्ट करती है, जैसे हम अपने एमपीज को इलेक्ट करते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इलेक्शन होते हैं, उसमें जो इलेक्शन होते हैं उससे जो कैंडिडेट चुन के जाते हैं वो सभी लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जनता इनको 5 साल के लिए चुनती है, और ये जनरली मनी रिलेटेड मैटर्स के अंदर कानून बनाते हैं। और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, इनको चुना जाता है किसके द्वारा? मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इसको चुनते हैं, ठीक है। किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। अब जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको 6 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। उनको 6 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन एक साथ, जैसे लोकसभा में तो क्या होता है, एक साथ जितने भी मेंबर है सारे के सारे, अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब नए चुने जाएंगे एक साथ, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, हर 2 साल में 1/3 ऑफ जो मेंबर्स है उसको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर मतलब कि वही 1/3 नए मेंबर चुन लिए जाते हैं अगले 6 साल के लिए। तो ऐसे दो साल करते करते जो है वो मतलब कि 6 साल में पूरे मेंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन पुराने फिर भी बने रहते हैं, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 1/3 ही जो है वो मतलब कि चेंज हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल, तो मान लो टोटल 300 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, तो उसमें 100 जो है वो मतलब कि पहला साल छोड़ के दूसरे साल में 100 रिटायर कर दिया, उसकी जगह नए आ गए 100। फिर 2 साल बाद में फिर ये जो 200 थे मतलब कि 100 थे उनको भी रिटायर कर दिया, अब नए आ गए 100, और फिर ये लास्ट 2 साल बाद फिर इनको भी कर दिया। तो 6 साल में ही पूरे बदल गए, लेकिन फिर भी पुराने वाले फिर भी चलते आ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के रूल्स मतलब कि लॉज क्या है, क्या क्या काम करता है, उसकी पावर्स क्या है। तो फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉज, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास में फाइनल अथॉरिटी है, आखिरकार जो सारी पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है कि कैसे कानून बनाया जाएगा, क्या कानून बनाया जाएगा इस रिगार्डिंग। इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी उसको कंट्रोल करना, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये सब कुछ भी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में। इसके अलावा पब्लिक के मनी को कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो मनी पब्लिक के पास में है उसको कंट्रोल करना, कम करना, ज्यादा करना, मनी कंट्रोलिंग बोलते हैं इसे। तो मनी को कंट्रोल करना, और साथ ही में जो सरकार को टैक्स के तौर पर जनता अपना पैसा दे रही है, लोग अपना पैसा दे रहे हैं, उसको सरकार किस तरीके से खर्च कर रही है इस पे भी डिसीजन लेना। जैसे आज 1 फरवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज के दिन पे पार्लियामेंट में बजट पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो वो बजट एक तरीके से क्या है, ये एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है कि अगले 1 साल में सरकार कहां कहां पे खर्चा करेगी जो लोगों से पैसा लिया उस पैसे को। इसके अलावा जो है वो डिस्कस करना पब्लिक इश्यूज पे और नेशनल पॉलिसीज पे डिस्कशन करना, उनको ठीक करना, उनके रिगार्डिंग नए लॉज बनाना, ये सब कुछ भी पार्लियामेंट का ही काम है। तो ये सब था हमारा ऑल अबाउट योर लेजिस्लेटिव। अब बात करते हैं हमारे जुडिशियरी की, ठीक है। तो जुडिशियरी से पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आते हैं? तो वो सभी लोग, वो सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर वो सभी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। जो भी लेजिस्लेचर ने जो भी पॉलिसी, जो भी कानून बनाए हैं उनको लागू करवाता है। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाता है। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक परमानेंट मेंबर होते हैं, एक टेम्पररी मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं? जो सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट मतलब आसान भाषा में सरकारी नौकरी लगती है ना, तो जो सरकारी नौकरी लगने के बाद में अब जिंदगी भर वो परमानेंट रहते हैं ना। भाई आप कुछ और बहुत बड़ी गड़बड़ कर दो, आपको निकाल दिया जाए, बात अलग, लेकिन वैसे नौकरी से निकाला नहीं जाता ना सरकारी नौकरी से, तो वो होती है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उन्हें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट हैं और वो जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज को जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इसके अंदर आपके सारे आईएएस ऑफिसर, आईपी मतलब कि आईएएस ऑफिसर वगैरह ये सब जितने भी आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है। अब ये था परमानेंट। टेम्पररी कौन से हैं? तो टेम्पररी इसके अंदर आ जाते हैं आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए, एमपी,
ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स, ये सभी क्या है, ये सब तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो 5 साल का अपना कार्यकाल, अपना जो इनका टाइम पीरियड होता है वो पूरा करने के बाद में ये हट जाते हैं। हालांकि काम ये इम्प्लीमेंटेशन का ही करते हैं, एग्जीक्यूटिव का ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये टेम्पररी है। इसके बाद में बात करते हैं 3 तरीके के जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे टॉप का एग्जीक्यूटर है। ठीक है, जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव है कंट्री का वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही सारे, उसके पास सुप्रीम पावर है, ठीक है, कोई भी डिसीजन को लेने की। तो 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं जो मदद करते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर किनको बोला जाता है? तो जो प्राइम मिनिस्टर जिन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है अपने काम को चलाने के लिए, जिनको सेंट्रल मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, जो पूरे इंडिया के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, जैसे आज निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट पेश कर रही है, तो वो क्या है? वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। एक ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो पीएम को सपोर्ट करते हैं। एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। उनका काम बेसिकली स्टेट्स के बेनिफिशियल के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए काम होता है उनका। और इसके अलावा एक होते हैं इनके डिप्यूटीज, ठीक है, मतलब कि जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर के एब्सेंस में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अगर मान लो आज निर्मला सीतारमण बीमार हो जाती या उनको कोई काम होता, वो विदेश की यात्रा पे गई होती, तो कुछ भी होता, तो क्या आज बजट पेश नहीं किया जाता? बिल्कुल पेश किया जाता। तो उनका जो डेप्यूटी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता वो करता। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में जब प्रिंसिपल एब्सेंट होता है तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वही प्रिंसिपल का काम करता है, वही वाला हिसाब। इसके अलावा बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ हेड आपसे पूछे या फिर आपसे हेड ऑफ द कंट्री पूछे या हेड ऑफ द स्टेट पूछे, तो इस सबका जवाब है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछे तो प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट पूछे तो क्या है? प्रेसिडेंट। और ये इनडायरेक्टली चुना जाता है किसके द्वारा? तो जितने भी हमारे एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी जो है वो इनको चुनते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये इनडायरेक्टली चुना गया है और ये डायरेक्टली लोगों ने तो चुना नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर से कम होती है। बट इनके पास कुछ अलग अपनी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ज्यादातर इनकी जो पावर होती है वो एडवाइजरी पावर होती है। ये एडवाइस करते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए एंड ऑल। इसके अलावा जब भी कोई कानून बनाता है, लेजिस्लेचर जब भी कोई कानून बनाता है, तो वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, वहां दोनों ही हाउसेस से अगर पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास में आता है साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तब वो लॉ बनता है, तब वो कानून बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट उसको डिले कर सकता है, बोलता जाओ नहीं कर रहा आज साइन। ठीक है, तो अब ऐसे तो नहीं बोल सकता कि जाओ नहीं कर रहा, तो वो कुछ रीजन बताता है कि जी मैं इसको इसलिए साइन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ये गड़बड़ है, तो इसको ठीक करके लाओ फिर साइन करूंगा। तो एक बार को वो उसको डिले कर सकता है, लेकिन दोबारा से गया मान लीजिए पार्लियामेंट में, ठीक है, वहां पे फिर से पास हो गया, फिर से आया प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पास में, तो फिर प्रेसिडेंट इसे मना नहीं कर सकता। एक ही बार मना कर सकता था, ठीक है, अब दोबारा मना नहीं कर सकता, अब इस बार उसे साइन करने पड़ेंगे, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी के अंदर क्या होता है? सबसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी जो है वो इंडियन जुडिशरी है। ठीक है, मतलब हमारे जो कोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स माने जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो टोटली क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ना तो जो अभी लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, ना ही एग्जीक्यूटिव, कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों से इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल अलग है। इनकी इवन सैलरीज भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से बनती है। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट इनकी सैलरी नहीं रोक सकता, इनके जो जजेस होते हैं उनकी। अब बात करते हैं जो इसके सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जज होता है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसको अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, चीफ जज होगा, सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं जिसे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी भी जज होते हैं, ठीक है, बाकी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के, उन सबको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन फिर उनको अपॉइंट करता है किसकी एडवाइस से? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी एडवाइस से उन्हें अपॉइंट किया जाता है दूसरे जजेस को। इसके अलावा जो जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास में इतनी पावर है कि वो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है, अगर किसी ने भी कोई कानून बनाया है या कोई भी ऐसा काम किया है तो उन सभी के काम को, उनके कानूनों को इनवैलिड बना सकता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देता हूं। एक कानून, एक लॉ
जो है वो पार्लियामेंट में पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने उस पर साइन भी कर दिए। लेकिन फिर भी जुडिशरी के पास में इतनी पावर है कि वो उस जो लॉ पास हुआ उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, उसको हटा सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये इनवैलिड है, उसे गलत प्रूव कर सकता है। इसके अलावा जो मेजर फंक्शन है जुडिशरी का वो ये है कि देखो जनता का विश्वास बना रहे कानून के अंदर। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एकदम खुद से बोल देता हूँ कि भाई कोर्ट में देख लूंगा तुझे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भरोसा है कि अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरी बात सुनेगा, वहां पे मुझे न्याय मिलेगा, वहां पे मुझे जस्टिस मिलेगा। तो लोगों का ये जो सेफ गार्ड है, जो लोगों का इंटरेस्ट है कानून के अंदर, जो उनका विश्वास है, उसको बनाए रखना। और साथ ही में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है किसको, सभी जो नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देता है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कि अगर आज आपका कोई फंडामेंटल राइट आपसे छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ, ठीक है ना। तो वो कोर्ट क्या करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब आपको आपका राइट दिलाएगा, आपको आपका अधिकार दिलाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था हमारा चैप्टर विच इज अबाउट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से ये तीनों इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी काम करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।